नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बालाघाट की, जहां कृषि विभाग ने पुलिस के साथ संयुक्त रूप से नकली खाद बनाने वाले गोदाम पर छापा मारा। यह अब तक की सबसे बड़ी और पहली कार्रवाई है। एग्रो ग्रीन कृषि केंद्र वारासिवनी के संचालक अजय कटरे के गोदाम पर छापा मारा गया, जहां से ब्रांडेड कंपनियों की लगभग 3400 खाली बोरियां और अन्य कंपनियों की 1500 भरी बोरियां बरामद की गई हैं। यहां पर असली कंपनी की खाद की बोरियों में नकली डीएपी भरकर बेची जा रही थी। गोदाम में इन बोरियों से सिंगल सुपर फास्फेट खाद को निकालकर नकली डीएपी खाद भरी जा रही थी। कि जो ब्रांडेड कंपनियों की जो बोरियां खाली प्रिंटेड बोरियों में सिंगल सुपर फास्फेट या कोई अन्य खाद, दानेदार खाद उसमें भर करके डीएपी या 20-20-013 के नाम से उनको विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इसमें हमने एफआईआर करवाई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, नकली खाद बनाने के गोदाम पर छापा मारा गया है, बहुत बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है शुरुआती जांच में? कृषि विभाग की ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि लगातार जिले में नकली खाद और बीज की शिकायतें मिल रही थी। क्योंकि किसान जब अपने खेतों में डालते थे बीज, तो बीज उग ही नहीं पाता था। साथ ही जब खाद देते तो उससे किसान को फसलों को काफी नुकसान हो रहा था। इसी बीच कृषि विभाग को सूचना मिली कि वारासिवनी क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर नकली खाद और बीज बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। इस सूचना पे जब कृषि विभाग, पुलिस और साथ में राजस्व के अधिकारी द्वारा जब छापामार कार्रवाई की गई, तो कोस्ते, ग्राम कोस्ते में लगभग 72 बोरी जो है नकली खाद मिला। इसके साथ ही दूसरे वार्ड नंबर वारासिवनी 9 में कटरेज के जो गोडाउन है उसमें छापामार की, तो वहां भारी मात्रा में जो ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी को बोरियों में नकली खाद को भरा जा रहा था। साथ ही ट्रक से नकली खाद बुलवाया गया, जो कि खाली भी कराई जा रही थी। उसी बीच प्रशासन द्वारा छापामार कार्रवाई की और पूरी जब्त की गई, क्योंकि वहां जब देखा गया गोडाउन में, तो गोडाउन में ये स्थिति थी कि हर जगह नकली खाद और बीज ही डले हुए थे वहां पे, और ब्रांडेड कंपनी के जो बोरियां थी वो पड़ा हुआ था, तो उसको भरने के प्रयास कर रहे। साथ ही ये भी बात सामने आई कि जो 50 किलो की बोरियां होती, उसमें 36 किलो ही भरी जा रही थी और वो उसको भर के रखा जा रहा था। तो कुल मिलाकर इससे बात यही सामने आता कि बड़े पैमाने पे बालाघाट जिले में नकली खाद का काम किया जा रहा है, जिसको प्रशासन द्वारा जरूर कार्रवाई की थी। लेकिन ये अभी से नहीं, वर्षों काफी समय चला रहा, तभी इसमें बड़े स्तर पे ये इस प्रकार की ये नकली खाद की काम किया जा रहा है। लेकिन कार्रवाई तो हम अच्छी मानते हैं, लेकिन ये कार्रवाई लगातार ही चलनी चाहिए, क्योंकि लगातार हर जगह, ये वारासिवनी नहीं, जिले के अलग अलग अन्य स्थानों में भी इस प्रकार की नकली खाद और बीज बेची जा रही है। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। सड़कों को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह आमने सामने आ चुके हैं। भोपाल की बरसिया की एक सड़क का वीडियो कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में 1 सप्ताह पहले बनी सड़क उखड़ने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि महज एक छोटी सी जगह का वीडियो देखकर कुछ भी कहना संभव नहीं है। फिर भी अधिकारियों को सड़क की जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने वायरल किया था, उसमें कोई अरुण यादव नाम के व्यक्ति, उन्होंने किया था कि कोई सड़क के बारे में जानकारी दी है, लेकिन केवल वीडियो देखकर तो पुष्टि नहीं होती। इसलिए कल ही अधिकारियों से मैंने कहा कि वो मौके पर जाएं। आज जांच दल मौके पर पहुंचेगा और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जानकारी के लिए सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, सड़क किस तरह उखड़ रही है और किस तरह का माल यूज किया गया इसके निर्माण में? ये तस्वीर तो सामने है ही, पर वार पलटवार हो रहा है। ये राजनीति शुरू हो गई है और मामला सिर्फ विकास का नहीं है, बल्कि ये सालों से जो चला आ रहा है, जो परंपरा बन गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों जब सड़क निर्माण होता है तो उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखने के दावे किए जाते हैं कि विशेष इंजीनियरों के माध्यम से सड़क बनाई जाएगी और उसका गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराया जाएगा। लेकिन जो तस्वीर आई, फिर अरुण यादव ने ट्वीट किया और अब राकेश सिंह
जो कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने पलटवार तो कर दिया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर ये वजह क्या थी। अगर ये हकीकत है, ये वीडियो जो सामने आया है वो हकीकत है, तो इस पर ये बेहद गंभीर मामला हो जाता है और गंभीर आपराधिक मामला हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ बल्कि सड़क भी नहीं बनी, जो कुछ ही दिनों में, बारिश का मौसम है, कुछ ही दिनों में उखड़ जाएगी। इसी तरह से प्रदेश की कई और जगहों पर भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहीं सड़क ही नहीं है, सालों से सड़कों का इंतजार किया जा रहा है, जबकि उसका पैसा भी निकल जाता है। तो इस मामले में सरकार को और पीडब्ल्यू मिनिस्टर को खासतौर पर गंभीर होने की जरूरत है। और राकेश सिंह बोल चुके हैं कि मैंने तत्काल टीम को भेजकर और इसकी जांच शुरू करवाई और जांच के बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी। देखना पड़ेगा कि क्या कार्रवाई होती है और अगली बार से कितनी गुणवत्ता दिखाई जाती है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले अभी भी देखा था कि 2 साल भी नहीं हुए थे सड़क को बने, करोड़ों की सड़क बनी थी, सीमेंट सड़क, और उसके हालात क्या हो जाएंगे उसकी भी तस्वीरें हमने देखी थी। पर सिर्फ बातें ही होती है शायद। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शुरू हुई मुहिम पर हर तरफ चर्चा का विषय ये बनी हुई है। निजी स्कूलों द्वारा फीस, यूनिफॉर्म और किताब कॉपियों के जरिए की जा रही लूट का मुद्दा तो सबके सामने है। इसके अलावा एक और मुद्दा है स्कूल वैन और बस का। निजी स्कूल अभिभावकों से स्कूल बस के लिए जहां 2 से 3 हजार रुपए प्रति महीना वसूलते हैं, तो वहीं स्कूल वैन के लिए 1500 से 2000 रुपए प्रति महीना वसूल किया जाता है। इतना ही नहीं, वैन, ऑटो और बस में क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाया भी जाता है, यानी बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ भी होता है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने इस मुद्दे की तरफ प्रशासन का ध्यान खींचने का प्रयास किया और मांग की है कि स्कूल बस और वैन के नाम पर की जा रही वसूली पर भी रोक लगाई जाए। उसमें से एक है स्कूल बस और वैन। इन मुद्दों पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, जबकि एक वैन और स्कूल बस का अगर जो बड़े स्कूलों का देखें तो फेयर 2000 से लेकर 2500 रुपये तक रखा गया है। क्या एक बस के एक चक्कर लगाने में यदि 80 लोग सफ़र करते हैं तो क्या 2 लाख, पौने 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए खर्च आ सकता है। ये एक अलग लूट चल रही है, इसके खिलाफ लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। और माननीय कलेक्टर महोदय से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस विषय को भी विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए। भोपाल का जिक्र करते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम में भाजपाई भिड़े हैं। बैरागढ़ बीजेपी जिला उपाध्यक्ष और पार्षद में विवाद हुआ। राम बंसल और अशोक मारण के बीच ये विवाद होना बताया जा रहा है। महापौर मालती राय भी कार्यक्रम में मौजूद थी। विवाद का वीडियो अब खूब वायरल भी हो रहा है। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। बता दें, ग्वालियर के झांसी आगरा बाईपास पर यह हादसा हुआ। हादसे से नाराज लोगों ने हाईवे को जाम भी कर दिया। एमपी में अलग अलग तरह के माफिया सक्रिय हैं। उन्हीं में एक मुआवजा माफिया भी सक्रिय है। ये सरकारी प्रोजेक्ट पास होने पर सस्ती कीमतों पर जमीन खरीदते हैं और उस पर कमजोर मकान का निर्माण करवाते हैं। प्रोजेक्ट के लिए जब जमीन का अधिग्रहण होता है तो इसके बदले में मोटी रकम इन्हें मिलती है। ये मामला सिंगरौली से जुड़ा है, जहां सिंगरौली से प्रयागराज नेशनल हाईवे 135C का निर्माण होना है। जैसे ही इसके लिए अधिसूचना जारी हुई, माफिया सक्रिय हो गए और किसानों से जमीन की खरीद बिक्री करने लगे। इसके बाद मुआवजा माफियाओं ने उस रूट पर 2500 से अधिक मकान बनवा दिए। ज्यादातर घर अधूरे बने हैं। ये मकान उस जगह बने हैं जहां से हाईवे को गुजरना है। इस खुलासे के बाद अब प्रशासन भी कार्रवाई की तैयारी में है। सर्वे में जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों ने 3A के प्रकाशन के बाद अपने मकान निर्माण किए हैं। ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया है सर्वे दल के द्वारा। साथ ही उनके फोटो जियो टैग के द्वारा सेव कर लिए गए हैं। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। प्राथमिक आकलन के अनुसार लगभग 500 मकान पुराने पाए गए हैं। साथ ही लगभग 2500 मकान नए निर्माण या जो आंशिक रूप से बने हुए पाए गए हैं।
सिंगरौली में मुआवजे के लिए अस्थायी आवास बनाने के मामले पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान आया। उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, निश्चित तौर पर खास सरकार जो है इसको सख्ती से देखेगी। मुआवजा तो छोड़िए, अगर इस तरह का काम किया है तो उन्हें सजा भी मिलेगी। सुनिए क्या कुछ कहा है। यदि कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ उजागर होगा बल्कि उनको सजा भी मिलेगी। मुआवजा तो मिलेगा नहीं बल्कि कटघरे पे आएंगे। आप जैसे जागरूक पत्रकार यहाँ पर उपस्थित होंगे और जब इस तरह की बातें उठाएंगे तो कौन बचेगा। सीएम की विधायकों के साथ बैठक जारी है। भोपाल में बता दें, इंदौर संभाग के विधायकों के साथ ये बैठक हुई है। सीएम यादव ने समत्व भवन में ये बैठक ली। विधायकों से विकास के रोड मैप पर चर्चा हुई। सीएम ने कल भी विधायकों से चर्चा की थी, आज भी चर्चा हुई है। तो सीएम के विधायकों के साथ बैठक और कल भी ये बैठक हुई थी। बेहद खास मानी जा सकती है कि आगे आकर के इस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, विकास के कामों में कैसे गति लानी है, ये तमाम वो मुद्दे रहे होंगे जिन पर चर्चा हुई होगी। तो इंदौर संभाग के विधायकों के साथ बैठक हुई है। सीएम यादव ने ये बैठक ली है, साथ ही साथ उनके साथ वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये बैठक हुई है। इस बैठक को विकास के तौर पर देखा जा सकता है, विकास पर चर्चा हुई होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विधायकों के साथ चर्चा मोहन यादव की कितनी खास और क्या क्या मुद्दे रहे? बिल्कुल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने आज जो इंदौर संभाग के विधायकों के साथ बैठक की है और ये सिलसिला पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। लगातार जितने भी प्रमुख संभाग के विधायक हैं बीजेपी के, उन सभी को 1 to 1 बुलाया जा रहा है। एक सामूहिक बैठक की जाती है और सबसे बड़ा एजेंडा है कि किस तरह विकास को आगे बढ़ना है लेकर और किस तरह के काम करना। सभी विधायकों से उनकी रोड में पूछा जाता है और ये पूछा जाता है कि आने वाले 5 साल की उनकी क्या प्राथमिकता है और वो किस तरह का काम अपने क्षेत्र में चाहते हैं। इसी के साथ ये भी सरकार ने तय किया है कि हर विधायक को 100 करोड़ रुपए का एक बजट दिया जा रहा है ताकि उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके और इसको लेकर एक बड़ी प्लानिंग सरकार ने बनाई है। खासकर सड़क, बिजली, पानी जैसे हर मूलभूत सुविधाएं जो है वो आम जनता तक पहुंचे, उसको लेकर पूरा प्लान बनाया गया है और उस रोड मैप के हिसाब से ही अगले 5 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है बीजेपी सरकार ने और उस पर ही फोकस किया जा रहा है। और इस बैठक में भी आज इंदौर के कामकाज को लेकर, मेट्रो की रफ्तार को लेकर, उसके अलावा धार्मिक जो पर्यटन स्थल जो ओंकारेश्वर और उज्जैन के बीच में इंदौर है तो उसको किस तरह सर्कल बनाकर डेवलप करना है और हर विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा या पीएम श्री कॉलेज एक खुले, इसके अलावा स्कूल जो एक्सीलेंस स्कूल खुले, इस तरह की हर तरह की योजनाओं को लेकर भी बात की गई है। तो निश्चित ही सरकार आने वाले 5 साल के विजन को लेकर एक बड़े रोड मैप पर काम कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ अकादमी से लापता हुई लेडी कांस्टेबल का सुराग मिल चुका है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की सीमा पर शहाना खातून और आकांक्षा निखर मिल गई हैं और बीएसएफ अफसर इनसे पूछताछ कर रहे हैं। आपसी सहमति और संबंधों की बात सामने आ रही है। दोनों लेडी कांस्टेबल 6 जून से लापता हुई थी और बिलोआ थाने में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इतना ही नहीं, आकांक्षा के परिजनों ने शहाना खातून पर अपहरण का केस भी दर्ज कराया था। भिंड में दबंगों का कहर देखने को मिला है। फूप कस्बे के भदाकुर रोड पर कार और ऑटो की टक्कर के बाद कार सवार के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आई पत्नी से भी अभद्रता की। कार सवार यूपी के बदायूं से दतिया जा रहे थे। मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर दबंगों का कहर, कार सवार युवकों को जमकर पीटा है। तस्वीरें आपके सामने भिंड की देख रहे हैं। बीच बचाव करने आई पत्नी से भी अभद्रता इन दबंगों बदमाशों के द्वारा की गई है। तो कार और ऑटो की टक्कर के बाद ये मारपीट
विवाद जो है शुरू हुआ, जो मारपीट में तब्दील हो गया। ये विवाद लाठी डंडे चले और महिलाओं से भी अभद्रता की गई है। सिवनी में डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पांडिया छपारा से बनाथर रोड पर पति और पत्नी का शव मिला। बताया जा रहा है कि दोनों के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया। दोनों के गले पर हथियार से वार का निशान है। पति पत्नी के साथ ससुराल जाने के लिए घर से निकला था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया है। बैतूल में बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों से वसूली का अनोखा तरीका अपनाया है। उच्च अधिकारियों से मिले निर्देश के बाद विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। विभाग ने बकायेदारों की सूची की लिस्ट बस स्टैंड पर लगाई है। सूची में बकायेदारों के नाम, पते और बकाये का जिक्र भी किया गया है। अब बकायेदारों में सूची देखकर हड़कंप भी मचा हुआ है। कहते हैं बच्चों के विकास के लिए स्कूल जाना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि बच्चे स्कूल पहुंचे तो कैसे, जब स्कूल तक जाने के लिए सड़क ही ना हो। दरअसल डिंडौरी से एक ऐसी ही खबर सामने आई जहां बच्चों के लिए स्कूल तो है, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने सड़क की मांग को लेकर बारिश के बीच सड़क पर जाम लगा दिया। स्कूल तक जाने के लिए बच्चों को कीचड़ से के दलदल से होकर गुजरना पड़ता है। तस्वीरें डिंडोरी समनापुर मार्ग की हैं, जहां शासकीय मॉडल स्कूल धनुआ सागर के छात्र मुख्य मार्ग से गांव तक जाने के लिए सड़क की मांग को लेकर विरोध करते हुए नजर आए। राजधानी भोपाल में आबकारी विभाग ने सस्ती शराब खरीदकर उससे महंगे ब्रांड की बोतलों में भरकर फर्जी सील और स्टिकर लगाकर मोटी कमाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। आबकारी विभाग की टीम ने कई महंगे ब्रांड की करीब 3 लाख रुपए की शराब जब्त की। आरोपियों के साथ एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल फोन और एक वाहन भी जब्त किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या ज्यादा जानकारी के मामले में? देखिए, बिल्कुल आबकारी विभाग लगातार कुछ दिनों से इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि जो असली जो शराब, बड़े ब्रांडेड शराब की जो बोतलें आती है उसमें नकली शराब मिलाकर बेची जा रही है और इस तरह से एक बड़ा जो गिरोह है वो काम कर रहा है भोपाल में। तो लगातार ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही थी। इस तरह के 4 आरोपी पकड़ाए और एक गाड़ी को जब पकड़ा तो उसमें से बड़ी संख्या में बोतलें मिली और ये सारे बड़े ऐसे ब्रांड थे जो 5,000 6,000 की बोतलें हैं और इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो ये बोतल तो असली थी, लेकिन जब उनकी शराब जो उसमें थी वो 400 रुपए से भी कम कीमत की घटिया क्वालिटी की बोतल शराब रहती थी, उस बोतल में लेबल करके वो मिला देते थे और उसके बाद उसको सील पैक करके ये मार्केट में घर पहुंच कर बेचते थे। तो होम डिलीवरी भी की जा रही थी और इनके ग्राहक फिक्स थे और ये आरोपी बड़ी चतुराई से जो कबाड़ की दुकानें होती वहां पर ये खाली जो शराब की बोतलें खरीद लेते थे और उसके बाद उनकी लेबलिंग करके और नई सील लगाकर नकली शराब उसमें डालकर में बेच देते थे। तो आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। बता दें, हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। 25 जून 1975 को लागू किया गया था आपातकाल। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर ट्वीट भी किया है। तो हर साल 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है और ज्यादा जानकारी भी लेंगे इस मामले में, पर आपको बता दें ट्वीट किया गया है गृह मंत्री के द्वारा। ज्यादा जानकारी लेते हैं, सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, हर साल 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाएगी सरकार। जी ऋतु, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार ने या फिर गृह मंत्री ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या जो है
वो की गई थी। और इसी को याद करते हुए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की गई थी, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कई लोगों ने जो है वो आपातकाल की विभीषिका को है वो झेला है, इसकी पीड़ा को जो है वो झेला था। और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए या फिर उस दिन को याद करने के लिए जो है संविधान हत्या दिवस के तौर पर इसे मनाया जाएगा। साफ तौर पर इसको लेकर के जो है सरकारी गैजेट जो है वो जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इसको ट्वीट करके इसकी जानकारी जो है वो सार्वजनिक की है। साफ तौर पर हमने देखा कि जब लोकसभा का 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा था, उसमें भी जो है वो लोकसभा से इसको लेकर के एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जिस तरह से आपातकाल लगाई गई थी, आपातकाल की विभीषिका थी, उसको लेकर के एक प्रस्ताव को जो है वो सदन में पारित करवाया था। तो इसी को लेकर के अब सरकार ने यह फैसला लिया है और इस समय को एक दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। साफ तौर पर उनका यह कहना था, गृह मंत्री का यह कहना था। अभी तक हमने बहुत सारी सियासत देखी हमने, और अब जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो कई सारे आरोप प्रत्यारोप हम और ज्यादा देखेंगे। विनीत, फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से, एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती